नमस्कार। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। इस क्लास में हमें वैदिकोत्तर काल को ही आगे देखना है। हम पिछली क्लासों में वैदिकोत्तर काल को देख रहे हैं और वैदिकोत्तर काल में हमने राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के हमने थोड़ा सा ब्रीफ देख लिया था कि 600 से 300 बीसी में राजनीतिक व्यवस्था में क्या हो रहा है, आर्थिक व्यवस्था में वहाँ पर क्या हो रहा है, सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था में वहाँ पर क्या हो रहा है, यानी कैसी-कैसी घटनाएँ हो रही हैं। तो हमने पिछली क्लास में ये देखा था कि वैदिकोत्तर काल में राजनीतिक समाज क्या था और उसमें क्या-क्या घट रहा था। हमने विदेशी आक्रमणों को देखा था। हमने विदेशी आक्रमणों के प्रभाव यानी ईरानी, फारसी, हकमनी जिसको बोलते हैं उस आक्रमण के प्रभाव देखे थे और हमने यूनानी, मकदूनिया या सिकंदर के आक्रमण के हमने प्रभाव देखे थे। ईरानी आक्रमण जो हुआ 516 बीसी में और यूनानी आक्रमण जिसको बोलते हैं वो हुआ 326 बीसी में। हमने महाजनपद देखे। महाजनपद कितने हैं? भारत के बाहर 2, 14 भारत के अंदर, उसमें से एकमात्र अशमक जो दक्षिणी भारत में है, भारत के दक्षिणी हिस्से में पड़ता है, और बाकी के 13 उत्तरी भारत में, जिसमें यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान शामिल है। इन चारों स्टेटों में 13 महाजनपद पड़ते हैं। हमने मगध का उत्कर्ष देखा था कि मगध के उत्कर्ष के कारण क्या थे। हमने गणतंत्र देखा, गणतंत्र के विवरण देखा, हमने उत्पत्ति देखी, उसके पतन देखे और हमने राजतंत्रों से गणतंत्रों की तुलना भी करी कि राजतंत्रों में क्या अलग था जो गणतंत्रों में था, अच्छा था, बुरा था, हमने वो सब देखा। और हमने गणतंत्रों का पतन देखा, विदेशी आक्रमण, हकमनी और यूनानी विदेशी आक्रमण देखे, उसके प्रभाव देखे, सकारात्मक प्रभाव थे, नकारात्मक प्रभाव थे, कितने पक्ष है वो हमने देखा। आज इस क्लास में हम लोग वैदिकोत्तर काल का आर्थिक पक्ष देखेंगे कि वैदिकोत्तर काल में आर्थिक पक्ष में क्या हो रहा है। तो ये तो हम मोटा मोटी जानते ही हैं कि 600 से जो ये 300 बीसी का काल रहेगा, इसमें हम लोग लोहा और कृषि, और कृषि का कारण कहीं ना कहीं लोहा ही होगा जो कृषि अधिशेष को बढ़ाएगा। तो मुख्यतः तो यहाँ पर लोहे का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और यहाँ पर एक तरीके की कृषि जो मैंने आपको पहले बताई थी, गीले धान की कृषि। अब ये गीले धान की कृषि क्या है, सिंपल सा आप समझ लीजिए, आपने देखा भी होगा कि धान एक जगह पे उगाया और उसको निकाल कर एक एक धान को लगाएंगे, यानी पूरे खेत में पानी भराया और उसमें फिर रुपाई करेंगे, जिससे उत्पादकता बढ़ती है, जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा होगा। और जब प्रोडक्शन ही ज्यादा होगा, यानी एक छोटे ही खेत में जब बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा तो कृषि अधिशेष पर लीड करेगा। और जब कृषि अधिशेष होगा तो कहीं ना कहीं कुछ लोग कृषि में इन्वॉल्व होंगे और कुछ लोग फ्री हो जाएंगे, जो हम पहले एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन में देखेंगे। बार्टर सिस्टम हमने देखा, मैंने वो आपको बताया था पूरा सिस्टम कि कृषि होगी तो अधिशेष होगा, अधिशेष होगा तो वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय में समस्या आएगी, समस्या से मुद्रा इवॉल्व होगी, मुद्रा फिर एक एक पर्टिकुलर पंचमार्क मुद्रा है कि सोने के सिक्के हैं कि चांदी के सिक्के हैं, वो सब इवॉल्व होगा। तो जब कृषि इवॉल्व होगी, अधिशेष इवॉल्व होगा, तो अधिशेष बनने से ही राजा को अधिक कर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बाध्यकारी कर है, वो कर लगाएगा, बाध्यकारी कर है। और जब बाध्यकारी कर ज्यादा आएगा, यानी बलपूर्वक जो कर लगाया जा रहा है वो जब ज्यादा आएगा, तो राजा कहीं ना कहीं ताकतवर होता चला जाएगा। और जब राजा ताकतवर होगा, वो अपनी सेना को स्थायी रखेगा। ऐसे ही चलकर धीरे धीरे साम्राज्य तो और मजबूत होते ही चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमें आर्थिक पक्ष समझना है कि यहाँ लोहा और कृषि की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो वैदिकोत्तर काल का आर्थिक पक्ष जो है उसमें कुछ मुख्य पॉइंट है, जैसे कृषि का विस्तार और नई कृषि तकनीक का विकास हुआ। जैसे गीले धान की कृषि, ये एक नई तरीके की तकनीक थी, ये यहाँ पर इसका विकास हुआ। लोहा तकनीक का विकास, लोहे का कृषि के क्षेत्र में व्यापक उपयोग यहाँ पर होने लगा। शिल्प का विकास, अब ये शिल्प का विकास कहीं ना कहीं कृषि से ही जुड़ा है। वो इसलिए क्योंकि जब कृषि में कुछ लोग, ऐसा मान लीजिए कि एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो कुछ लोग फ्री हो जाएंगे,
यानी कुछ लोग कृषि करेंगे, लेकिन जो अब कृषि अधिशेष है। पहले क्या होता था, पहले के समय में अधिकतर ज्यादा से ज्यादा लोग ही कृषि में इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि उनको ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना है, फसल या अनाज ज्यादा उगाना है, और ज्यादा लोग जब करेंगे तभी ज्यादा हो पाएंगे। लेकिन यहाँ पर गीले धान से जो है उत्पादकता बहुत ज्यादा हो जाएगी, और क्योंकि उत्पादकता अधिशेष है, यहाँ पे अधिशेष उगा रहे हैं, तो कुछ लोग फ्री हो जाएंगे जो अब शिल्प करेंगे। और शिल्प हम पहले भी देख चुके हैं वैदिक उत्तर वैदिक काल में, हम लेटर वैदिक फेज में हम देख चुके हैं कि चर्म शिल्प और धातु शिल्प, इस तरीके के वहां पर हमें साक्ष्य मिलते हैं कि इस तरीके के वहां पर शिल्प हो रहे थे। और यहाँ पर तो शिल्प इतना महत्वपूर्ण हो जाएगा, यानी शिल्प जो उद्योग है, शिल्प का विकास इतना हो जाएगा कि गिल्ड और श्रेणी व्यवस्था जैसी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। हम जस्ट उसके बारे में अभी देखेंगे। शिल्प का विकास हुआ, व्यापार का विकास हुआ, नए नए व्यापारिक मार्ग खुले, जैसे उत्तरापथ, दक्षिणापथ के प्रारंभिक उल्लेख हमें यही मिलेंगे वैदिकोत्तर काल में। और विदेशी आक्रमण, जो फारसी आक्रमण हुआ और जो यूनानी आक्रमण हुआ, इनके फलस्वरूप भी नए नए व्यापारिक मार्ग खुलेंगे। अब वो चाहे जमीनी व्यापारिक मार्ग हो, समुद्री व्यापारिक मार्ग हो, लेकिन आप ये समझते रहिए कि व्यापारिक मार्ग मिलेंगे, नए नए व्यापारिक मार्ग खोजे जाएंगे, और कई सदियों तक, कई दशकों तक उनका प्रयोग आवागमन के लिए व्यापारिक मार्गों के रूप में उनका प्रयोग उत्तरापथ, दक्षिणापथ जैसे मार्गों का व्यापारिक प्रयोग किया जाएगा। श्रेणियों का यहाँ उदय होगा। सिक्के हमें यहाँ पहली बार देखने को मिलेंगे, पंचमार्क सिक्के। द्वितीय नगरीकरण की इसको संज्ञा दी जाती है। अब द्वितीय नगरीकरण जो इसको बोल रहे हैं, वो हम पहले देख चुके हैं कि द्वितीय नगरीकरण इसको इसलिए बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर लोहा है, लोहा और कृषि अधिशेष है, जिसकी वजह से स्थायी जगह पे लोग रहेंगे, अपनी वहीं पे खेती करेंगे, वहीं पे शिल्प अपना व्यापार करेंगे, शिल्प का विकास करेंगे, व्यापार का विकास करेंगे। इसके फलस्वरूप जब एक ही जगह पर लोग रह रहे हैं, स्थायी हैं, तो वहां पर नगर का विकास हमें देखने को मिलता है। तो हमें यहाँ द्वितीय नगरीकरण के तत्व देखने को मिलेंगे। और द्वितीय नगरीकरण में लोहे की भूमिका पर इतिहास लेखन बहुत हुआ है, हम उसको भी देखेंगे। प्रथम और द्वितीय नगरीकरण में तुलना भी हमें करनी है। प्रथम कौन सा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, और दूसरा वैदिक उत्तर काल 600 से 300। इससे पहले हम प्रोटो सिटीज देख चुके हैं, कौशाम्बी, हस्तिनापुर। प्रोटो सिटीज ही अब आगे चलकर हमें प्रॉपर नगर के रूप में देखने को मिलेगी। तो अब हमें गिल्ड व्यवस्था को देखना है कि ये जो गिल्ड व्यवस्था थी, यानी श्रेणियां थी, ये श्रेणियां क्या है। ये हम लोग 600 से 300 में ही हम लोग देख रहे हैं। गिल्ड्स बोलते हैं और या फिर गिल्ड बोलते हैं श्रेणी। तो ये जो गिल्ड और श्रेणी थी, इसको आप अगर ऐसा समझ लीजिए कि आर्थिक गतिविधियों से, यानी आर्थिक गतिविधियों से जुड़े जो भी कार्य होंगे, वो कार्य जो लोग करेंगे वो इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होंगे, जिन्हें श्रेणी और गिल्ड कहा गया। यानी आर्थिक क्षेत्रों से जुड़े ये संगठन थे। आर्थिक क्षेत्र मतलब शिल्प और व्यापार। अब आर्थिक क्षेत्र आप जानते रहिए कि व्यापार जहां पर होता है वहां वाणिज्य भी होता है, ट्रेड और कॉमर्स। तो जो व्यापार होता है वो तो हो गया, हमने वस्तु खरीद ली, वस्तु ले ली, उस पर हमने मुनाफा कमा लिया, या हम उस पर घाटा झेल गए, हमने वस्तु किसी को बेच दी, शिल्प किसी को बेच दिया, ये सब व्यापार में आता है। वाणिज्य क्या होता है, इससे जुड़ी हुई, यानी व्यापार से जुड़ी हुई, जैसे बैंकिंग हो गया या ऋण हो गया, इससे जुड़ी हुई जो चीजें डेवलप होंगी उसको कॉमर्स बोला जाता है, वाणिज्य बोला जाता है। बैंक सिस्टम हो गया, पैसे का रख रखाव हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन दिया जाएगा, ऋण दिया जाएगा, ब्याज उस पर दी जाएगी, ये सब सिस्टम जो आता है ये कॉमर्स में आ जाता है। तो शिल्पी व्यापारियों का जो संगठन था उसको श्रेणी बोला जाता था। इसका उदय वैदिकोत्तर काल में शिल्प तथा व्यापार में व्यापक उन्नति के फलस्वरूप इनका उदय हुआ। और इनका जो विकास है वो कैसे हो रहा है, तो उस विकास को समझने के लिए आप एक ग्राफ को समझिए कि जो 600 बीसी से 300 बीसी का पीरियड है, इसमें तो हम लोग पोस्ट वैदिक फेज देख ही रहे हैं। 300 से 200 हम लोग को मौर्य एम्पायर अभी देखना है, 200 से 300 हमें मौर्योत्तर काल देखना है, उसके बाद गुप्त काल, गुप्त
काल देखना है तो हमें ये समझना है कि ये जो श्रेणियां थी, इनका विकास, इनका उदय, इनका विकास और इनका चरमोत्कर्ष कहाँ पर है। तो आप इसको ऐसे समझते रहिए कि पोस्ट वैदिक पीरियड में, यानी अभी के काल में, जो हम 600 से 300 बीसी वाले काल में इनका उदय होगा, यानी श्रेणियां, गिल्ड्स, व्यापारी अपने अपने संगठन बनाएंगे, अलग अलग व्यापारी अपने संगठन बनाएंगे। चर्म का काम करने वाले अपने व्यापारी अलग संगठन बनाएंगे, लोहे का काम करने वाले अपने अलग संगठन बनाएंगे, लकड़ी का काम करने वाला अलग संगठन बनाएंगे। ऐसे ही कई शिल्प का काम, जो शिल्पी होते हैं वो अपने अलग अलग संगठन बनाएंगे। और साथ ही साथ मौर्य काल में हमें वो बढ़ते हुए दिखेंगे, मौर्योत्तर काल में बढ़ते हुए दिखेंगे। और जो हमें इसका चरमोत्कर्ष देखने को मिलेगा वो 300 एडी के आसपास हमें देखने को मिलेगा। तो 300 एडी आप ऐसे समझते रहिए कि मौर्योत्तर काल यहाँ खत्म होगा, गुप्त काल यहाँ पर शुरू होगा। इस पीरियड में यहाँ पर जो ये गिल्ड व्यवस्था है या ये व्यापारी संगठन है, इसका चरमोत्कर्ष होगा और फिर ये उसके बाद धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू होगा। और गुप्त काल के अंतिम समय तक ऐसा मान लीजिए कि ये लगभग अपने विनाश या पतन की ओर चले जाएंगे। तो इनका जो ग्रोथ है या इनका जो विस्तार, इनका जो विकास हो रहा है वो इस तरीके से हो रहा है कि 600 बीसी यानी पोस्ट वैदिक पीरियड में इनका उदय होगा। मौर्य काल में ये उभरेंगे, बढ़ेंगे मौर्योत्तर काल में बढ़ते बढ़ते, और मौर्योत्तर काल के अंतिम समय तक, समय के बीच में और गुप्त काल के स्टार्टिंग फेज में यानी 300 एडी के बीच में ये बहुत अपने चरम पर होंगे और धीरे धीरे गुप्त काल के अंत में ये डिक्लाइन कर जाएंगे। वो डिक्लाइन का रीजन यही रहेगा कि हमले होंगे, युद्ध होंगे, उन सब चीजों में ये डिक्लाइन कर जाएंगे। क्योंकि आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि व्यापार जो होता है या कंपनीज जो होती है वो कब अच्छी चलेंगी, जिस देश में युद्ध नहीं हो रहा होगा। जहां युद्ध होगा वहां पे व्यापार क्यों ही अच्छा पड़ेगा और व्यापारी वहां पे अपना पैसा क्यों ही लगाएगा। तो ये समझते रहिए कि शिल्पी और व्यापारियों का जो संगठन था उसे श्रेणी बोलते थे। इसका उदय वैदिकोत्तर काल में होगा और इसकी उन्नति धीरे धीरे होगी। इसका विकास या विस्तार हमें इस तरीके से देखने को मिलता है। श्रेणियों का उदय वैदिकोत्तर काल में हुआ। श्रेणियों के विकास की उच्चतम अवस्था मौर्योत्तर काल में हमें देखने को मिली। श्रेणियों के पतन की शुरुआत गुप्त काल के अंतिम चरण में हमें देखने को मिलती है। अब ये जो श्रेणियां थी, इन श्रेणियों की कुछ विशेषताएं थी। जैसे इन श्रेणियों के अपने झंडे, बिल्ले, अपने चिन्ह और यहां तक कि सेना भी अपनी होती थी। इन जो ये श्रेणियां थी, नियम कानून होंगे और इनके यहां तक कि न्यायालय भी होंगे जहां पर ये अपने वाद विवादों को सुलझाएंगे। ये इनका श्रेणी धर्म होगा। तो ये बहुत सारी चीजें थी। यानी एक श्रेणी है, उस श्रेणी के अपना झंडा, अपना चिन्ह, अपना बिल्ला होगा, उसके नियम कानून होंगे, उसका न्यायालय होगा, उसकी श्रेणी धर्म होगा और तो और उनके कुछ अधिकारी भी होंगे। ये इतने पावरफुल हो जाएंगे कि मौर्योत्तर काल में इनका चरम देखा जाएगा। मतलब अब हमने ये तो देख लिया कि जी श्रेणियों के क्या विशेषताएं हैं। इनका श्रेणी धर्म है, इनके न्यायालय है, इनके नियम कानून है, इनके झंडे हैं, इनके बिल्ले, चिन्ह, सेना, मोहर जैसी इनके पास खुद चीजें हैं, इनके कार्यकारी अधिकारी हैं, ये नियम बना रहे हैं।
लेकिन अब हमें देखना है कि जो श्रेणियां हैं इसकी भूमिका क्या रहेगी, यानी पोस्ट वैदिक 600 से 300 बीसी में इन श्रेणियों की भूमिका क्या रही, इन श्रेणियों ने क्या किया। अगर ये इतने पावरफुल हैं तो कुछ तो ऐसा कर रहे होंगे जो उस समय के समाज को फायदा पहुंचाए। तो उत्पादन का संगठन करते थे, ये क्या करते थे, उत्पादन का संगठन करना, यानी उत्पादन अधिक से अधिक बढ़ाना, यानी कुछ अनार्यों को, कुछ दासों को ये इकोनॉमिक में, आर्थिक व्यवस्था में उन्हें घुसाएंगे कि जाओ तुम ज्यादा से ज्यादा कृषि उत्पादन बढ़ाओ, श्रम की उपलब्धता सुनिश्चित करना, या ये दास और अनार्य को काम पे लगाना, कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा देना, यानी अगर कोई दास है जो कोई ऐसा काम कर रहा था जो दास को ही करना चाहिए, यानी शूद्र को ही या अनार्य को करना चाहिए, अब एकाएक ये जो श्रेणी है इन्होंने बोला कि अब आप जाके खेती करो या आप जाके ये शिल्प का काम करो, तो उस दास को तो ये काम आएगा नहीं। वो दास कैसे कर लेगा, क्योंकि वो तो बहुत समय से कुछ ऐसा कर रहा है ना जो कार्य सिर्फ शूद्र ही करते हैं। अब एकाएक इसको अगर बोल देंगे तुम कृषि करो, तुम शिल्प में व्यापार करो, तुम अनेक चीजें करो, तो इसके लिए ये इसको कौशल विकास ट्रेनिंग देते थे, टेक्निकल ट्रेनिंग भी इनको दी जाती थी, गुणवत्ता पे ये बहुत ध्यान देते थे, यानी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। यानी अगर शिल्प बना रहे हैं, अगर कोई चांदी की वस्तु बना रहे हैं, सोने की वस्तु बना रहे हैं, मिट्टी की वस्तु बना रहे हैं, बर्तन बना रहे हैं, लकड़ी का सामान, लोहे का सामान, तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और क्वालिटी अच्छी इसलिए होनी चाहिए ताकि लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। मूल्य निर्धारण ये लोग करते थे, मुद्रा जारी ये लोग करते थे, इनकी खुद की अपनी मुद्राएं होती थी। स्थानीय प्रशासन में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। जैसे गुप्त काल में हमें विषय देखने को मिलेगा, और जो विषय था, ये विषय जो होता था, ये विषय एक व्यक्ति होगा, एक अधिकारी होगा जो कि प्रशासनिक इकाई का अधिकारी होगा, यानी जिला स्तर की प्रशासनिक इकाई होगी, उसका एक तरीके से ऐसे बोल लीजिए कि ये हेड होगा, विषयपति इसको बोलेंगे। तो गुप्त काल में जो हम लोग विषय को देखेंगे, विषयपति, इस तरीके की प्रशासनिक भूमिका भी ये लोग निभाते थे। प्रशासन में इनकी भूमिका थी, बैंकिंग और वित्त की व्यवस्था ये लोग करते थे, और ट्रस्टी, न्यासी जिसको बोलते हैं, उसके रूप में भी ये लोग कार्य करते थे। तो ये उनकी भूमिकाएं होती थी। श्रेणियों की क्या, उत्पादन इनको देखना है कि उत्पादन अच्छे से हो, उसमें गुणवत्ता देखनी है कि गुणवत्ता अच्छी हो, कौशल विकास और तकनीक का शिक्षा देते थे, उपलब्धता सुनिश्चित करवाते थे कि सबको उपलब्धता हो, और मुद्रा ये बनाते थे, मुद्रा जारी करते थे। स्थानीय प्रशासन में ये भूमिका निभा रहे हैं, न्यासी की भूमिका ये निभा रहे हैं, ट्रस्टी जो होते हैं उसकी भूमिका निभा रहे हैं, बैंकिंग और वित्त की व्यवस्था ये करते थे। तो ये जो हमने देखा है प्राचीन काल में, अगर इस तरीके से प्रश्न आ जाए कि प्राचीन काल में श्रेणियां बताइए या प्राचीन काल में श्रेणियों को परिभाषित करिए, तो पहली बात तो हम इसकी परिभाषा लिखेंगे कि आर्थिक क्षेत्र से जुड़े हुए ऑर्गेनाइजेशन होते थे, शिल्प और व्यापार से जुड़े हुए ये ऑर्गेनाइजेशन होते थे। फिर इनका उदय हमें देखना है कि 600 से ये कैसे कैसे गुप्त काल तक ये बढ़ते हमें दिखेंगे। उसके बाद इसका विकास हमें बताना है, संगठन व कार्य प्रणाली जो हमने देखी, इनकी भूमिका हमें बतानी है। संगठन इनका खुद के झंडे, मोहर बिल्ला, नियम कानून होते थे, न्यायालय होते थे, श्रेणी धर्म होते थे, इनके अधिकारी होते थे, इस तरीके से हमें बताना है यदि प्रश्न प्राचीन काल में श्रेणियों पर आता है तो। आखिरी जो पॉइंट हमने इसमें देखा, बैंकिंग और वित्त व्यवस्था, तो आप ये समझते रहिए कि 600 से 300 में वित्त और बैंकिंग की व्यवस्था अगर हो रही है, वहां पर ऋण दिया जा रहा है, ऋण लिया जा रहा है, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा रहे हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हर वर्ण के लिए अलग अलग है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक वहां पर बात है। और ये बैंकिंग एवं वित्त व्यवस्था अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है कि वैदिकोत्तर काल में बैंकिंग एवं वित्त व्यवस्था को समझाइए। तो अगला जो हमें देखना है वो हमें देखना है वैदिकोत्तर काल में बैंकिंग एवं वित्त व्यवस्था। जो बैंकिंग और वित्त व्यवस्था थी, पहली बात तो आपको ये समझना है कि अगर नगरीकरण हो रहा है तो नगरीकरण में भी कहीं ना कहीं बैंकिंग जो है या वित्त जो व्यवस्था है ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। दूसरा, यहाँ पर मंदिर, वैश्य और जो कई श्रेणियां होंगी ये इसमें इन्वॉल्व होंगी, इसमें बैंकिंग व्यवस्था में। हर
वर्ण के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट ऋण पर लिए जाने वाला अलग अलग हुआ। और ये जो अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जा रहा है, इससे यही दिखाया जा रहा है कि किसी ना किसी वर्ग पर एक प्रेशर पड़ेगा और धीरे धीरे वो या तो गरीब हो जाएंगे या वो लोन नहीं ले पाएंगे या फिर वो वापिस उस काम में चले जाएंगे जो काम वो पहले करते थे। यहाँ पर भी सिस्टम इस तरीके से काम करता था कि अगर किसी ने लोन लिया और वो मर गया तो उसका बेटा उस लोन को चुकाता था। दंड विधान हमें देखने को मिलेंगे, विधि पुस्तकें हमें देखने को मिलेंगी। तो बैंकिंग एवं वित्त व्यवस्था में पहला पॉइंट ये रहेगा कि द्वितीय नगरीकरण में बैंकिंग एवं वित्त एक महत्वपूर्ण पक्ष था। इस काल में इसकी शुरुआत हुई तथा आगे के कालों में क्रमशः विस्तार हुआ। वैश्य श्रेणियां, दक्षिण भारत के मंदिर इस व्यवस्था से जुड़े हुए थे। ब्याज की दर, जिसे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, प्राचीन काल में सामान्यतः 15% थी, किंतु व्यापार के संदर्भ में अपेक्षाकृत अधिक ब्याज की दर होती थी, जिसके साक्ष्य अर्थशास्त्र से मिलते हैं। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में ब्याज की दरों के संदर्भ में वर्ण भेद भी दिखता है, जैसे अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग ब्याज की दरें हुआ करती थी। प्राचीन काल की विधि पुस्तकें भी इन व्यवस्थाओं का समर्थन करती थी। ऋण लेने वाले की मृत्यु की दशा में यह ऋण उसके पुत्र को चुकाना पड़ता था। ना देने या ना चुकाने की स्थिति में संपत्ति जब्त करने का विधान था। इन विधि पुस्तकों में ऋण के विभिन्न प्रकार, कानून तथा दंड को परिभाषित किया गया है। गुप्त काल में इस व्यवस्था में एक नई प्रवृत्ति देखने को मिलती है, जिसमें भूमि को बंधक रख ऋण लिया जाएगा। यानी भूमि को रख देंगे कि जी आप मेरी भूमि ले लो, ये मेरी गारंटी है, आप ये मेरी भूमि ले लो और मुझे ऋण दे दो। अगर मैं आपका ऋण ना चुका पाया तो आप मेरी भूमि ले लेना, आप मेरी भूमि के मालिक हो जाएंगे। और इसी के फलस्वरूप आगे चलकर कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा भूमि इकट्ठा हो जाएगी। आगे चल के हमें देखना है, हम लोग सामंतवाद आदि सब चीजें पढ़ेंगे, तो आप ये समझते रहिए कि हर चीज जो आगे हम देखेंगे उसका कहीं ना कहीं जो विकास है या उदय है, उसके बीज यही प्राचीन काल से हमें देखने को मिलेंगे। तो भूमि को बंधक रख के ऋण लिया जा रहा है, ऋण नहीं चुका पाएगा तो भूमि का मालिक कोई और हो जाएगा। यानी कौन हो जाएगा? ऋण देने वाला। और जब ऋण देने वाले के साथ ऐसे अगर 20-25 बार हो गया, यानी 25 लोग ऐसे जिन्होंने, उससे 100 लोगों ने ऋण लिया और 100 में से 25 लोग ऋण चुका ही ना पाए, तो उन 25 लोगों की जमीन क्या हुआ? वो उसका मालिक हो गया। ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी वो उसका परिवार बहुत भूमि का मालिक हो जाएगा। तो ये समस्या रहेगी, भूमि को बंधक के रूप में रखा जाता था ऋण के लिए। सामान्यतः ऋणों से मुक्ति नहीं होती थी, किंतु अकाल और किसी धार्मिक कार्य के लिए, अकाल पड़ गया या फिर कोई धार्मिक कार्य या कोई धार्मिक कर्म है, तो उस कर्म के लिए ये ऋण या तो कम कर दिया जाता था या माफ कर दिया जाता था। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और अचानक से उसकी जमीन पर अकाल पड़ गया या उसकी जमीन अनुपजाऊ हो गई, तो ऋण देने वाला इसको अकाल समझेगा और वो उसका ऋण या तो माफ करेगा या उसको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना शुरू करेगा। या फिर मान लीजिए पूरे क्षेत्र में ही अकाल पड़ गया, या फिर कोई धार्मिक कार्य करना हो, उसे यज्ञ करवाना हो या उसका बच्चा पैदा हो, या जैसे हमने देखा था उपनयन संस्कार या कोई भी किसी भी तरीके का संस्कार कराना, उसके लिए धन की उसे जरूरत है, तो वो ये जो ऋण है या तो माफ कर देगा या इसको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इसको लेना शुरू करेगा। अगला जो हमें देखना है वो हमें लोहे की भूमिका या लौह तकनीक का विकास यहां पर देखना है, या फिर इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं द्वितीय नगरीकरण या वैदिकोत्तर काल में होने वाले आर्थिक सामाजिक परिवर्तन। ये इसलिए हमें देखना है क्योंकि इतिहासकारों में इसको लेकर डिबेट है। इतिहासकारों में इसको लेकर डिबेट इसलिए है क्योंकि इतिहासकारों का एक वर्ग ये बोलेगा कि जो यहाँ पर द्वितीय नगरी क्रांति हो रही है वो इसलिए हो रही है, यानी यहाँ द्वितीय नगरीकरण जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ लोहा मिल गया। क्या बोलेंगे? लोहा मिल गया इसलिए यहाँ नगरीकरण हो गया जी। लेकिन कुछ इतिहासकार बोलेंगे कि अगर ऐसा ही था कि लोहे की वजह से नगरीकरण हो रहा है, तो महापाषाणिक संस्कृति में जहां पर लोहे का बहुत अच्छा प्रयोग हो रहा था, हमें लोहे के बहुत अच्छे अच्छे कुदाल, हंसिया, फावड़े जैसे हमें वहां पर उपकरण मिले हैं, तो वहां पर क्रांति क्यों नहीं हो गई? वहां पे नगर क्यों नहीं बस पाए?
अगर केवल लोहे से ही क्रांति हो रही है, लोहे से ही नगर बस रहे हैं, तो वहां महापाषाणी काल के लोग तो बहुत ज्यादा लोहा यूज कर रहे हैं। तो ये इतिहासकारों में दो मत है, पहला बोलेंगे कि लोहे की वजह से हुआ, दूसरे बोलेंगे कि अगर लोहे की वजह से हो गया तो महापाषाणी संस्कृति में क्यों नहीं हो गया। तो आपको इसको इस तरीके से देखना है कि लोहे की भूमिका वैदिकोत्तर काल में क्या है, या लौह तकनीक का विकास वहां पर कैसा हो रहा है, या फिर द्वितीय नगरीकरण और वैदिकोत्तर काल में होने वाले आर्थिक सामाजिक परिवर्तन के रूप में हमें इस पॉइंट को देखना है। तो द्वितीय नगरीकरण अथवा वैदिकोत्तर काल में होने वाले आर्थिक सामाजिक परिवर्तन में लोहे की भूमिका को लेकर हुए इतिहास लेखन में इतिहासकारों के बीच मतभेद है। मुख्य दो प्रकार के मतभेद हैं। पहला, जो बोलेंगे कि लोहा और लोहे से बने उपकरणों की वजह से नगरीकरण हो गया। दूसरा बोलेगा कि नहीं, लोहे की वजह से नहीं, और भी कई भूमिकाएं कई चीजों की रही जो महत्वपूर्ण थे नगरीकरण के लिए। तो पहला वर्ग जो है, इसमें प्रमुख इतिहासकार है आर एस शर्मा, डी डी कोशाम्बी। इनका जो मत है वो ये है कि लोहे ने जंगलों की सफाई करी, लोहे के कृषि उपकरणों से गहरी जुताई हुई और इसके फलस्वरूप द्वितीय नगरीकरण हो गया। जो दूसरा मत है उसके जो प्रमुख इतिहासकार है उसमें डी के चक्रवर्ती हैं, ए घोष हैं, वो पहले मत के विरुद्ध में अपना तर्क देते हैं। जैसे वो बोलते हैं कि जंगलों की सफाई में अग्नि की भी भूमिका रही, लोहे के फाल के सीमित साक्ष्य हमें मिले, लोहे के प्रयोग के साक्ष्य 1000 बीसी में भी मिलते हैं, यानी लोहे के प्रयोग के साक्ष्य हमें 1000 बीसी और उससे पहले भी मिलते हैं। तो वहां पर जो है क्रांति क्यों नहीं हो गई, नगरीय क्रांति क्यों नहीं हो गई। द्वितीय नगरीकरण में लगभग 1000 वर्षों का समय क्यों लग गया, अगर लोहे की भूमिका थी। यहाँ पर बहुत जल्दी हो रहा है और वहां पर इतने साल लग गए, 1000 साल लग गए। महापाषाणी संस्कृति के लोग लौह तकनीक की दृष्टि से कुशल थे, किंतु वहां नगरीकरण की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। वहां देखा ना हमने कि वो ग्रामीण ही रह गए, और यहाँ पर हमने साम्राज्य बड़े बड़े देख रहे हैं, नगर देख रहे हैं। तो ये इतिहासकार दो मत दे रहे हैं। पहला मत लोहे से हो गया, दूसरे बोलेंगे कि लोहे से नहीं हुआ, या अगर लोहे से ही हो गया तो हमें ये बताओ कि अगर लोहे से हो गया तो महापाषाणी संस्कृति के लोग क्यों नहीं नगर बसा पाए। दूसरा, लोहे के साक्ष्य हमें कम मिलते हैं, और तीसरा कि लोहे के अलावा अग्नि के भी प्रमाण मिलते हैं कि जंगल जो काटे गए वो अग्नि से जंगलों की सफाई करी गई। लोहे के कम साक्ष्य और अग्नि से जंगल साफ करने का हमें ज्यादा प्रमाण मिलते हैं। तो निष्कर्ष एक तरीके से अगर देखें तो द्वितीय नगरीकरण में अथवा वैदिकोत्तर काल में होने वाले सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों में लोहे की भूमिका से इनकार तो नहीं किया जा सकता, किंतु एकमात्र लोहे की भूमिका को मानना उचित प्रतीत नहीं होता। दरअसल नगरीकरण की प्रक्रिया एक संश्लिष्ट प्रकरण है जिसमें कई कारकों की सम्मिलित भूमिका होती है, यानी संश्लिष्ट मतलब मिक्स, बहुत सारे कारक इसमें होते हैं तब जाके नगरीकरण। ऐसा नहीं है कि लोहा मिल गया या लोहे का प्रयोग कोई समाज करेगा तो वहां नगरीकरण हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारी और भी चीजें हैं जो हम देखेंगे, उनकी वजह से यहाँ पे नगरीकरण हो रहा है। तो जैसे कुछ जो भूमिका होती है वो राजनीतिक प्रशासनिक कारक होते हैं, विकसित व्यापारिक तंत्र की भूमिका होती है, धर्म की भूमिका होती है, और अनुकूल पर्यावरण की भूमिका होती है। तो ज्यादातर नगर राजनीतिक प्रशासनिक केंद्र थे, महाजनपदों की राजधानियां थी। क्या हमें यहाँ समझ आ रहा है कि जितने भी ये नगर थे ये ज्यादातर क्या थे, राजधानियां थी। क्या थी, राजधानियां। और आपको पता होगा कि जो भी राजधानी होती है वो जल्दी डेवलप होती है। दिल्ली जैसे क्षेत्र, कोलकाता जैसे क्षेत्र और जितने भी स्टेट हैं ये जल्दी डेवलप होते हैं, क्योंकि इसमें कॉमर्स, ट्रेड, ये सब चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। यहाँ पर लोग ज्यादा होते हैं, जनसंख्या यहाँ पर ज्यादा होती है। तो जब जनसंख्या होगी तो विकसित होगी नौकरी और इन सब चीजें, यानी उस समय में शिल्प, व्यापार, ये सब बढ़ेगा। तो जितने भी हम राजनीतिक जितने भी हम जो ये नगर देखते हैं ये ज्यादातर राजनीतिक प्रशासनिक केंद्र हुआ करते थे। सिर्फ अधिशेष उत्पादन से ही नगरीकरण की प्रक्रिया नहीं बढ़ती, बल्कि इस अधिशेष के दोहन के लिए एक योग्य शासक वर्ग की भी उपस्थिति अनिवार्य है। राज्य निर्माण की प्रक्रिया आर्थिक विकास व नगरीकरण में सहायक होती है। यानी अधिशेष तो हो रहा है, अब उस अधिशेष को सिर्फ जमा थोड़ी करते रहेंगे, उस अधिशेष से सेना बनाएंगे, सेना को देंगे, उससे और चीजें लेंगे,
ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट टाइप का जो बिजनेस वहां पर होगा, इससे वहां पर नगर बसेंगे। विकसित व्यापारिक तंत्र की क्या भूमिका रहती है? उस काल के कई महत्वपूर्ण नगर विकसित व्यापारिक तंत्र से जुड़े थे। दूसरे शब्दों में इनके नगरीकरण में विकसित व्यापारिक तंत्र की भूमिका थी। दक्षिण भारत के नगरीकरण में रोमन व्यापार की भूमिका को हम देखेंगे। यानी जो रोमन व्यापारी थे या रोमन से जो व्यापार होता था, उसकी वजह से दक्षिण भारत में कई नगर हम देखेंगे। धर्म की भूमिका भी इसमें होती है और धर्म की भूमिका को हम आगे पढ़ने ही वाले हैं। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीवक धर्म, 60 के लगभग हम लोग श्रमणिक धर्मों को देखेंगे। तो धर्मों की भूमिका क्या होती है वो हम आगे पढ़ने ही वाले हैं। तो धर्म की भूमिका भी इसमें होती है। धर्म सॉफ्ट होगा, व्यापार को प्रमोट करने वाला धर्म होना चाहिए। धर्म ऐसा नहीं होना चाहिए जो व्यापारी को बोलो तुम तो सूदखोर हो, तुम तो ब्याज खाते हो, तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। अगर ऐसा इस तरीके से धर्म कभी किसी को डराएगा तो वहां पर व्यापार होगा ही नहीं। क्योंकि व्यापार जो होता है वो बेसिकली जो डिपेंड होता है वो तो मुनाफे पे टिका होता है। बैंकिंग व्यवस्था मुनाफे पे टिकी होती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना ज्यादा लगेंगे उतना ज्यादा उनको मुनाफा होगा, उतना ज्यादा फिर बाद में वो लोन दे पाएंगे। अगर कोई धर्म बोलेगा कि नहीं आप ब्याज नहीं खा सकते, आप सूदखोरी करते हो, तो इस तरीके से तो उनका जो मनोबल है वो गिरेगा और व्यापार कभी बढ़ नहीं पाएगा। अगला जो चौथा पॉइंट है वो है अनुकूल पर्यावरण की भूमिका। गुरदीप सिंह और एम के धवलीकर जैसे इतिहासकारों का मानना है कि नगरीकरण की प्रक्रिया में अनुकूल पर्यावरण की भूमिका को भी देखना चाहिए। उल्लेखनीय है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के दौरान यानी लगभग 1700 और 1800 के आसपास भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु में शुष्कता थी। हमें इसके संकेत मिलते हैं और इसके विपरीत 600 ईसा पूर्व के आसपास अनुकूल पर्यावरणीय दशाएं यहाँ पर मौजूद होती है, जिसकी वजह से आर्थिक विकास हमें देखने को मिलता है। यानी उस समय कृषि के लिए अनुकूल पर्यावरण नहीं था, लेकिन ये 600 से बीसी के आसपास जो पर्यावरण है ये अनुकूल है एकदम। किसके लिए? कृषि करने के लिए। तो नगरीकरण में ये मुख्य बिंदु होते हैं जो नगरीकरण बनाएंगे। दो इतिहासकारों ने दो मत दिए। पहला कि लोहे की वजह से हो गया, दूसरा इतिहासकार बोलते हैं कि नहीं लोहे की भूमिका नहीं है, और भी अन्य कारण है। और अन्य कारण राजनीतिक प्रशासनिक कारक, विकसित व्यापारिक तंत्र की भूमिका, धर्म की भूमिका, अनुकूल पर्यावरण की भूमिका। अब हमें जो देखना है वो ये समझना है कि नगरीकरण जो है उसका आपसी संबंध या नगरीकरण से जो आर्थिक विकास और राज्य निर्माण किस तरीके से होता है, आर्थिक विकास से नगरीकरण राज्य निर्माण कैसे होता है, या राज्य निर्माण से आर्थिक विकास या नगरीकरण किस प्रकार हो जाता है। अब हमें इसमें आर्थिक विकास, राज्य निर्माण और नगरीकरण को देखना है और इसमें भी हमें ये समझना है कि ये आपस में कैसे इंटरलिंक है। यानी आर्थिक विकास से कैसे राज्य निर्माण और नगरीकरण जुड़ा हुआ है, राज्य निर्माण से नगरीकरण और आर्थिक व्यवस्था जुड़ी हुई है, और नगरीकरण से कैसे राज्य निर्माण या आर्थिक व्यवस्था जुड़ी हुई है। तो आप ये समझते रहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं कि एक केंद्र है, एक क्षेत्र है जहां पर आर्थिक गतिविधियां होती हैं। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि मान लीजिए ये एक केंद्र है और यहां पर आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं दिल्ली। अब दिल्ली में आर्थिक गतिविधियां बहुत होती हैं। यहाँ हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ स्कूल्स हैं, यहाँ रोड हैं, यहाँ सड़कें हैं, यहाँ बहुत सारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं। इस तरीके की गतिविधियां यहाँ होती है। इसके लिए जो मुख्य है वो है जनसंख्या। जब लोग ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, और हमने पिछले समय में हम देख ही चुके हैं कि ये जो वैदिकोत्तर वाला जो मगध वाला रीजन है और जो गणतंत्र जो थे वो हिमालय की घाटी वाले रीजन में, और जो ये मगध वाला क्षेत्र है ये पूरी तरीके से उपजाऊ क्षेत्र में पड़ेगा। तो आर्थिक गतिविधि वहां पे होनी ही होनी है। और जब आर्थिक गतिविधियां होंगी तो धीरे धीरे यहाँ पर नगर भी बसेंगे और ये नगर धीरे धीरे राज्य निर्माण
यानी बड़े बड़े राज्य हमें देखने को मिलेंगे। दूसरा, अगर कहीं पे एक नगर बस गया जहां पर लोग रह रहे हैं, तो ये बिल्कुल कॉमन सी बात है कि जहां पर नगर होगा या जहां नगर बस रहा है किसी भी कारण से, वहां आर्थिक गतिविधियों के बिना तो चलेगा ही नहीं। दिल्ली एक नगर है, ये बिना आर्थिक गतिविधियों के चल ही नहीं सकता। और जब आर्थिक गतिविधियां और नगर हो ही गया, तो राज्य निर्माण तो है ही, राज्य तो है ही। अगला, राज्य निर्माण से नगरीकरण या आर्थिक। तो हम लोग ये समझते हैं कि अगर कहीं पे राज्य निर्माण हो रहा है तो वहां तो नगर बसेंगे ही और आर्थिक गतिविधियां वहां पर होंगी। तो ये जो तीनों चारों चीजें हैं, ये आपस में लिंक है। यानी आर्थिक गतिविधि से राज्य निर्माण होता है, नगरीकरण की प्रक्रिया होती है, राज्य निर्माण से नगरीकरण की प्रक्रिया होती है, आर्थिक विकास होता है, नगरीकरण से राज्य निर्माण होता है और आर्थिक विकास होता है। यानी आर्थिक समृद्धि, नगरीकरण तथा राज्य निर्माण में आपसी संबंध है। इन तीनों में आपसी संबंध है। तो ये सब चीजें आपस में लिंक है। ये तीनों में से एक भी अगर कट गया या एक भी हट गया, तो दो चीजों को होने में बहुत मुसीबत आ सकती है या मुश्किल होगी। तो ये क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, इसीलिए हम इसको यहीं पे रोकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।